लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में, बेसिक समझा था, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का बेसिक समझा था कि भाई कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता कैसे है। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए गवर्निंग इक्वेशन है वो क्या है, गवर्निंग लॉज क्या है, ये हमने देखा था। वैसे ही हमने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर समझा था कि भाई कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए जो गवर्निंग लॉ है वो गवर्निंग लॉ क्या है। ठीक है, सो इसके बारे में हमने बात की थी, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमें बात करनी है किसके बारे में, नेक्स्ट हमें बात करनी है रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर, राइट। सो ये आपके पास थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। नाउ रेडिएशन हीट ट्रांसफर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, या रेडिएशन हीट ट्रांसफर को, या फिर मैं बोलूं रेडिएशन को जब हमें समझना होता है, ठीक है, सो रेडिएशन को समझने के लिए, ठीक है, रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, हम दो टाइप की थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दो टाइप की थ्योरीज के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी होती है वो हमारे पास होती है प्लैंक की थ्योरी, ठीक है, जिसको हम फोटॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो दो टाइप की थ्योरीज हम यूज करते हैं रेडिएशन को समझने के लिए। पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट जो थ्योरी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और जो सेकंड है आपके पास क्या है, सेकंड जो है आपके पास फोटॉन्स थ्योरी, फोटॉन्स थ्योरी, करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। और ये जो आपके पास फोटॉन थ्योरी है, दिस वाज गिवन बाय द प्लैंक, दिस वाज गिवन बाय द प्लैंक, करेक्ट। सो यहां से अगर देखोगे इस चीज को समझना थोड़ा सा, कि जब भी हमें रेडिएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, रेडिएशन को समझना होता है, तो दो टाइप की थ्योरीज हम यूज करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी है हमारे पास फोटॉन थ्योरी। ठीक है, जो किसने दिया था, जो हमको दिया था प्लैंक ने, करेक्ट। अब एक चीज और समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी थ्योरी यूज करने वाले हैं। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर को अगर हमें समझना है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर को समझने के लिए यहाँ पे हम कौन सी थ्योरी यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो जनरली इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो थ्योरी यूज होती है, ठीक है, वो आपके पास कौन सी थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, व्हिच वाज गिवन बाय द मैक्सवेल। सो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ठीक है, वो यूज करते हैं रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो यहां से ये चीज समझना, ये भी चीज समझना कि आपके पास देखो दोनों जो थ्योरी है ना, दोनों थ्योरी से आपके पास जो रिजल्ट्स जो आते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को आप एनालिसिस कर रहे हो, रेडिएशन हीट ट्रांसफर को अगर आप सपोज एनालिसिस कर रहे हो, तो दोनों थ्योरीज से आपके पास क्या होता है, जो रिजल्ट आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास सेम आते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट नहीं आता, गेटिंग माय पॉइंट। बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर को समझने के लिए, रेडिएशन हीट ट्रांसफर को समझने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय मैक्सवेल, करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो ये वाला मैं हटा देता हूं। अब समझिए, अब अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास मान लो, ठीक है, आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, या आपके पास बॉडी है, और ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके पास क्या है, टेम्परेचर T है, करेक्ट है। सो ये जो बॉडी आप देख रहे हो, इस बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक। सो ये बॉडी क्या करने वाला है, सिंस इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपके पास, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है। सो कंटिन्यूअसली आपके पास क्या करता है, कंटिन्यूअसली आपके पास जो रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी एमिट करता है, और वो रेडिएशन एनर्जी किस फॉर्म में है, वो रेडिएशन एनर्जी है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दी रेडिएशन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। सो आपके पास कोई भी बॉडी जिसका की टेम्परेचर आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, दैट बॉडी कंटिन्यूअसली एमिट्स द रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, आपके पास वो बॉडी आपके पास क्या करता है, आपके पास रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, और ये जो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है वो आपके पास किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा आपके पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास स्पेक्ट्रम है जिसमें आपके पास लार्जर वेवलेंथ की भी रेज होंगी, जिसमें आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ की रेज भी होंगी, करेक्ट है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर आपके पास किस रेंज का रेडिएशन एनर्जी या किस रेंज का आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एमिट करने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर, करेक्ट है। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो मैं बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, यहां पे समझिएगा, ये आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस साइड में आपके पास क्या है भाई, शॉर्टर वेवलेंथ की रेज है, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की रेज है, और इस साइड में आपके पास क्या है, इस साइड में आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ की रेज है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, राइट। अब देखो शॉर्टर वेवलेंथ की रेज कौन सी होती है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की रेज होती है आपके पास, जैसे आप गामा रेज आपने सुना होगा, एक्स रेज हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, ये सभी आपके पास क्या है, ये सभी आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ की रेज है, ठीक। लॉन्गर वेवलेंथ की रेज क्या है, जैसे कि आपके पास रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, आपके पास माइक्रोवेव्स हो गई, तो ये सभी आपके पास क्या है, ये सभी आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ की रेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेडिएशन हीट ट्रांसफर में ये पूरा का पूरा जो व्हाइट स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास व्हाइट स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, क्या ये पूरा का पूरा कवर करना होता है क्या हमको, ठीक है। तो आंसर है नहीं, नो, आंसर है नो, हमें पूरा का पूरा कवर नहीं करना होता, हमें आपके पास ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वेवलेंथ नहीं लिखा है, ठीक है, ये किस बेसिस पे भाई, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, तो साफ साफ दिख रहा है वेवलेंथ के बेसिस पे, करेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या रेडिएशन हीट ट्रांसफर में पूरा का पूरा हमें वाइड वेवलेंथ कवर करना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ स्मॉल पोर्शन कवर करना होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन का पार्ट। सो बेसिकली हमको जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है, हमें जो पढ़ना होता है वो क्या है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। अब देखो थर्मल रेडिएशन अगर आप देखते हो तो थर्मल रेडिएशन का पार्ट कहां से है, थर्मल रेडिएशन का जो पार्ट है वो आपके पास यहां से लेके यहां तक, राइट। और अगर वेवलेंथ की बात करो तो वेवलेंथ कहां पे, ये हो गया 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर का ये जो आपके पास रेंज है, ठीक है, ये किसका रेंज है भाई, ये आपके पास है थर्मल रेडिएशन का रेंज, ठीक है, ये आपके पास थर्मल रेडिएशन का रेंज है। और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो तो आप कहां पे फोकस करते हो, ठीक है, आप फोकस करते हो इसी थर्मल रेडिएशन के रेंज में, ठीक है। और थर्मल रेडिएशन का रेंज क्या है, थर्मल रेडिएशन का रेंज है आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, करेक्ट है पॉइंट इतना, ठीक है। और ये जो आपके पास इस पार्ट में, ठीक है, यहां से अगर देखोगे तो आपके पास कौन कौन सी रेज आती है इस रेंज में, कौन कौन सी रेज आती है, मतलब थर्मल रेडिएशन में आपके पास कौन कौन आपके पास इंक्लूड है, ठीक है, कौन कौन सी रेज आपके पास इंक्लूड है, तो कौन कौन सी रेज इंक्लूड है, जैसे विजिबल लाइट्स हो गई, ठीक है, विजिबल लाइट्स होती है वो इसी रेंज में आता है, ठीक है, आपके पास। सो विजिबल लाइट्स हो गई, विजिबल लाइट्स। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपके पास इंफ्रारेड रेज है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं आईआर, इंफ्रारेड रेज। इसके अलावा सम पार्ट ऑफ यूवी रेज, सम पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, करेक्ट है। सो ये जो आप देख रहे हो थर्मल रेडिएशन का रेंज, थर्मल रेडिएशन में आपके पास ये रेज कवर होती है, विजिबल लाइट्स हो गई, इंफ्रारेड रेज है, और आपके पास क्या है, आपके पास सम पार्ट ऑफ दी यूवी रेज, करेक्ट है। सो हमें जो पढ़ना होता है, हमें सिर्फ थर्मल रेडिएशन पढ़ना होता है, ठीक है, हमें गामा रेज, एक्सरे से कोई मतलब नहीं है, इधर हमारे पास जो माइक्रोवेव्स है और या फिर रेडियो वेव्स है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो फोकस रहता है वो कहां पे रहता है, थर्मल रेडिएशन वाले रेंज में, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से मैंने ये बोला कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी आपके पास जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, और किसके फॉर्म में एमिट कर रहा है, तो हमने बोल दिया है पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ रहे भैया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द रेडिएशन हीट ट्रांसफर, तो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये जो बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर T है, अबव 0 केल्विन टेम्परेचर है, सो ये रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, ये जो है ये रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, चलिए ये रेडिएशन एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन ये है कि भाई ये कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, ये कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, तो कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा
इसको बताने के लिए है हमारे पास स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। करेक्ट है? क्या है हमारे पास? हमारे पास है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, और यही आपके पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए गवर्निंग लॉ भी है। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखता हूं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। करेक्ट है? और स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? ठीक है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ ये बोलता है, ठीक है, कि एक काम करते हैं, उसके पहले लॉ बताने से पहले मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसी बॉडी है भाई? ये बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। करेक्ट है? स्टेटमेंट बोलने से पहले मैं आपके पास क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, ये जो बॉडी है कैसी बॉडी है? ब्लैक बॉडी है। नॉन ब्लैक बॉडी के भी नॉन ब्लैक बॉडी जो होगी उस केस में कैसे निकालेंगे आपके पास जो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, वो मैं आपको बात बता दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, यही हमको यहाँ पे देखना है, और वो हम कहां से देख रहे हैं? स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ से। करेक्ट है? अच्छा, ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है सर? ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ठीक है, सो अभी बस इतना याद रखिए, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें जितना भी आपके पास रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट होता है, ठीक है, वो रेडिएशन एनर्जी को क्या कर लेता है? वो रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? वैसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, सो ब्लैक बॉडी आपके पास ऐसी बॉडी होती है कि जो भी थर्मल रेडिएशन उसमें इंसिडेंट हो रहा है या उसको स्ट्राइक कर रहा है, वो पूरा का पूरा जो जो रेडिएशन है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी के और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है, बट यहाँ पे इतना डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर मैं बोलता हूं स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या? राइट, सो स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या? ठीक है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ को बोलता क्या है ये समझिएगा, दैट रेडिएशन एनर्जी emitted by a black body, radiation energy emitted by a black body per unit time, per unit area, per unit surface area कर लीजिए, per unit surface area is directly proportional to absolute temperature, or I say directly proportional to fourth power of absolute temperature, राइट। सो सिंपल भाषा में मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं से? मान लो आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी कितनी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है? तो मान लीजिए ये जो ब्लैक बॉडी है EB, ठीक है, EB, B स्टैंड्स फॉर द ब्लैक बॉडी, और E आपके पास क्या है? E आपके पास है रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, राइट। सो यहाँ पे हम कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी, सो लिख दिया क्या? EB। सो यहाँ से क्या बोल रहे हैं भाई? स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ से EB is directly proportional to, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट टेंपरेचर टू द पावर 4। करेक्ट है पॉइंट? राइट। अच्छा, एक चीज और समझिए यहाँ से, ये जो EB आप लिख रहे हो इसकी यूनिट क्या होगी? सो यहाँ से ध्यान से समझना, EB बेसिकली है क्या जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज नथिंग बट द एनर्जी एमिटेड, राइट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, सो भैया जूल पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? वॉट। ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं इसकी यूनिट यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, या फिर इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट द वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सो यहाँ पे आप जो ये EB आप देख रहे हो, ठीक है, इस EB की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर आप हटाते हो तो आपके पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। और वो कांस्टेंट क्या है? सो यहां से अगर देखोगे EB इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा B, और ये हो जाएगा T टू द पावर 4। नाउ व्हाट इज द सिग्मा B भाई? सिग्मा B है क्या? तो ये जो सिग्मा B है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्टीफेंस कांस्टेंट। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता कितना है? सो सिग्मा B इज इक्वल टू ये हो गया 5.67 into 10 to the power -8। ठीक है, यूनिट बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, सो यहां से आप देख सकते हो इसकी यूनिट किस में है भाई? इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो आपके पास राइट साइड में भी क्या आना चाहिए? वॉट पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए, राइट। सो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, टेंपरेचर केल्विन टू द पावर 4, केल्विन टू द पावर 4, केल्विन टू द पावर 4 चला गया। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेंपरेचर,
सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा कौन से स्केल में होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा होता है केल्विन स्केल में, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा कौन से स्केल में होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा होता है केल्विन स्केल पे, करेक्ट है। सो यहां से अगर देख रहे हो तो भाई कितना आपके ये जो ब्लैक बॉडी है ये कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया कि सिग्मा बी इनटू टी टू द पावर 4, और यूनिट आपको साफ साफ दिख रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर वॉट में देख रहे हैं तो वॉट में भी देख सकते हो। सो वॉट में क्या हो जाएगा? ये हो गया EB एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A सिग्मा B टी टू द पावर 4, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा वॉट में, करेक्ट है। सो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, करेक्ट है पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो, ठीक है सर, अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो ब्लैक बॉडी इज अ हाइपोथेटिकल बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो नॉन ब्लैक बॉडी होगी, और नॉन ब्लैक बॉडी के केस में हम रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ठीक है। सो इसके लिए भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इमिसिविटी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको? इमिसिविटी, करेक्ट है। अब ये इमिसिविटी क्या है ये बाद में जाके अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इमिसिविटी बेसिकली आपके पास क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। वो बाद में जाके और समझेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप समझ लेंगे वहां पे, ठीक है। सो इमिसिविटी बेसिकली है, दिस इमिसिविटी इज नथिंग बट द E डिवाइडेड बाय EB। भाई व्हाट इज E? सो E आपके पास क्या है? दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द नॉन ब्लैक बॉडी, एंड दिस इज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी ऑन सेम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आप एक नॉन ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएशन एनर्जी आप फाइंड आउट करने वाले हो, उसी टेम्परेचर पे वो ब्लैक बॉडी का आपके पास क्या है? रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? एमिसिविटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द नॉन ब्लैक बॉडी, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो यहां से आपके पास क्या लिख सकते हैं भाई? E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और ये हो गया मेरे पास क्या? EB, करेक्ट है। सो इस वे में आप क्या निकाल सकते हो? रेडिएशन एनर्जी निकाल सकते हो, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ नॉन ब्लैक बॉडी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट आपके पास, अब देखो, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? चलो हमने ये तो बता दिया कि भाई कोई एक बॉडी जिसका कि टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है तो वो कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, ये हमने बता दिया, राइट। बट हमें बताना क्या है? हमें बताना है दो बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास दो बॉडी है, टेम्परेचर आपके पास अलग अलग है, तो उनके बीच में कितना रेडिएशन हीट एक्सचेंज होगा, उनके बीच में कितना रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा, ये आपको बताना है, करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, और ये कौन सी बॉडी है? ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये कौन सी बॉडी है? क्या मान के चलो, ये मेरे पास है ब्लैक बॉडी B1, ठीक। और ये मेरे पास कौन सी बॉडी है? मान लीजिए उसके अंदर, मतलब ब्लैक बॉडी नंबर 1 कहां पे रखा हुआ है? ब्लैक बॉडी नंबर 2 के अंदर रखा हुआ है, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है T1, मतलब ब्लैक बॉडी नंबर 1 का टेम्परेचर कितना है? T1, और ब्लैक बॉडी 2 जो है उसका टेम्परेचर मेरे पास कितना है? T2, करेक्ट है। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, देखिए आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है ना, वो कहां से हो रहा है? ये इसके आउटर सरफेस से हो रहा है, आउटर पार्ट, मतलब अंदर वाले पार्ट से, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को हम नहीं देख रहे, ठीक है, ये लीजिए। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं क्या? वैसे ही मैं बोलता हूं ब्लैक बॉडी नंबर 2, सो ब्लैक बॉडी नंबर 2 आप देख रहे हो, इसके किस पार्ट से रेडिएशन एनर्जी, मतलब किस फेस से रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है? सो किस फेस से रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है? अंदर वाले से, करेक्ट है। सो अल्टीमेटली हमें जानना क्या है? हमें ये जानना है कि ये जो दो ब्लैक बॉडीज आप देख रहे हो, ब्लैक बॉडी नंबर 1 और ब्लैक बॉडी नंबर 2, इनके बीच में कितना रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, इनके बीच में कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, राइट। और यहाँ पे मैं, ठीक है, लिख देता हूँ कि एज्यूम क्या कर रहा हूँ कि T1 जो है वो ज्यादा है किससे? T2 से, ठीक है। ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास T2 ग्रेटर देन T1 हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ? T1 इज ग्रेटर देन T2, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये जो ब्लैक बॉडी 1 देख रहे हो, इसके आउटर सरफेस से आपके पास रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है, और ये आपके पास जो ब्लैक बॉडी 2 देख रहे हो, उसके इनर सरफेस से आपके पास क्या हो रहा है? इनर सरफेस से आपके पास रेडिएशन एनर्जी क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। और हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। हमको ये बताना है, तो कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं? Q12, दिस इज नथिंग बट द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडी 1 एंड ब्लैक बॉडी 2, और इसे हम लिखते कैसे हैं? इस वे में, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? A1, ये हो जाएगा सिग्मा B, अच्छा इस वे में लिख सकता हूं मैं A1
F12 सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4। ठीक है, A1 F12 सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4। करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे ये समझना है कि भाई ये F12 क्या है। ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा आपको। ठीक है, कि ये जो F12 है, ये F12 क्या है। सो ये F12 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेप फैक्टर बोलते हैं, शेप फैक्टर। ये सब आगे पढ़ोगे आप, करेक्ट है, ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे। शेप फैक्टर हो गया, रेडिएशन में पूरा आपको अच्छे से पढ़ना ही है सारी चीजें। व्यू फैक्टर हो गया, ठीक है, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक फैक्टर, ज्योमेट्रिक फैक्टर। करेक्ट है, शेप फैक्टर बोल लो, व्यू फैक्टर बोल लो, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक फैक्टर। करेक्ट है। सो A1 तो समझ आ गया होगा। व्हाट इज द A1? दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया, ठीक है, जहां से आपके पास रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है ब्लैक बॉडी नंबर 1, ठीक है, उसका सरफेस एरिया। सिग्मा बी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T1 क्या है, ब्लैक बॉडी 1 का टेंपरेचर, T2 क्या है, ब्लैक बॉडी नंबर 2 का टेंपरेचर। करेक्ट है। F12 क्या है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखो F12 बेसिकली है क्या, इसको हम शेप फैक्टर बोल रहे हैं ना, लेकिन इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। देखो आपके पास यहां तो आपके पास देखो 1 से जितना भी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है, ठीक है, 1 से जितना भी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है वो पूरा का पूरा 2 तक जा रहा है। ठीक है, जैसे 1 से अगर देखोगे भाई तो 1 से रेडिएशन एनर्जी यहां से एमिट हो गया, 2 पे गया, यहां से एमिट हो गया, 2 से गया, यहां पे गया, देखो। ठीक है, सो 1 से एमिट हो गया वो पूरा का पूरा कहां तक जा रहा है, पूरा का पूरा आपके पास 2 तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो 1 आपके पास क्या है, 1 है आपके पास रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, 1 आपके पास है, 1 आपके पास रेडिएटिंग सरफेस है, और 2 आपके पास क्या है, रिसीविंग सरफेस। ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एमिटिंग सरफेस, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिसीविंग सरफेस। तो देखो एमिट कौन कर रहा है, 1, रिसीव कौन कर रहा है, 2, सो F12, राइट। और 1 से जितना निकला पूरा का पूरा 2 को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, या 1 से जो जितना निकला है पूरा का पूरा 2 तक जा रहा है, इसीलिए जो F12 है, इस केस में F12 मेरे पास क्या हो जाएगा, F12 मेरे पास हो जाएगा 1। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, समझना ध्यान से, वो जो चीजें हैं वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा होगा ये ज्योमेट्रिक फैक्टर है, सो ये डिपेंड करेगा ज्योमेट्री के ऊपर। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है, अभी उतना आपको नहीं सोचना है, ये सारी चीजें आप वैसे भी बाद में जाके पढ़ोगे शेप फैक्टर के ऊपर। करेक्ट है, पर शेप फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज होने वाला है 1 और 2 के बीच में, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि 1 जो आपके पास रेडिएटिंग सरफेस है उससे जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है उसका कितना पार्ट 2 तक जा रहा है। ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपके पास दो बॉडी के बीच में कितना आपके पास नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो भाई, अब वैसे ही अगर मैं बोलता हूं जैसे कि अच्छा एक केस और देख लो, जैसे कि मान लो, ठीक है, चलिए यहां पे आपके पास मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी 1 है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी 1 है, और ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ब्लैक बॉडी 2 है, इसका टेंपरेचर T1 है, इसका टेंपरेचर T2 है। अब मेरे को आप ये बताइए इस केस में आपके पास देखो B1 से जब रेडिएशन एनर्जी एमिट होगा तो भाई सभी डायरेक्शन में हो रहा है, ये लीजिए, करेक्ट है। अब देखो 1 से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है, मान लो आपके पास 100 यूनिट रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रहा है, तो 2 तक कितना जाएगा, ठीक है, देखो इधर वाला रेडिएशन एनर्जी तो इधर निकल गया ना, ठीक है, सो 2 तक कितना जाएगा, ठीक है, तो 2 तक कुछ पोर्शन ही जाएगा ना, कुछ फ्रैक्शन ही जाएगा। ठीक है, ये जितना भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है उसका कुछ फ्रैक्शन ही कहां जाएगा, आपके पास 2 तक जाएगा। सो इस केस में अगर मेरे को F12 लिखना होगा, F12, तो उस केस में मेरे पास F12 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 जितना भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है उसका पूरा पार्ट मेरे पास 2 तक नहीं जा रहा है, उसका कुछ फ्रैक्शन ही मेरे पास जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो उस केस में डेफिनेटली F12 पिक्चर में आएगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई आपके पास क्या, ये तो बात हो गई थोड़ा बहुत मैंने शेप फैक्टर के बारे में आपको बता दिया। क्लियर है पॉइंट। सो कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है, A1 F12 सिग्मा B T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4। आगे जाके एक चीज और आप पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज कैसे किया जा सकता है, तो भाई इस वे में यूज किया जा सकता है, A1 F12 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं A2 F21, करेक्ट है। A1 F12 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, A2 F21। सो यहां से Q12 इज इक्वल टू, इसको इसमें भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा मेरे पास A2 F21, ये हो जाएगा सिग्मा B T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, करेक्ट है। अब देखो, अब यहां पे F21 का मतलब क्या होगा भाई, F21 का मतलब क्या होगा, ठीक है, 2 आपके पास क्या हो गया, 2 आपके पास रेडिएटिंग सरफेस हो गया, 1 आपके पास क्या हो गया, 1 आपके पास हो गया रिसीविंग सरफेस।
करेक्ट है। तो 2 से जितना रेडिएशन एनर्जी निकला है उसका कितना पोर्शन, उसका फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन आपके पास 1 तक जा रहा है, कितना पार्ट 1 तक जा रहा है, ये बताता है आपको शेप फैक्टर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो ये आपके पास रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी यूज कर सकते हो आप। नो नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और समझना है, देखो अगर मेरे पास सोचो यहाँ से T1 और T2 सेम होता, तो T1 और T2 अगर सेम होता तो कभी भी आपके पास हीट ट्रांसफर होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए जो ड्राइविंग पोटेंशियल है, वो ड्राइविंग पोटेंशियल क्या है? ड्राइविंग पोटेंशियल आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है, करेक्ट है। और T1 और T2 अगर आपके पास सेम हो जाएगा तो कभी भी उनके बीच में नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज नहीं होगा। रेडिएशन एनर्जी एमिट होगा, ठीक है, बॉडी 1 आपके पास रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, बॉडी 2 आपके पास रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है। लेकिन उनके बीच में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिंस दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए दोनों के बीच में नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज नहीं होगा। नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। तो ये आपके पास, मैंने तो 2 ब्लैक बॉडीज के केस में कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है वो मैंने आपको बताया। वैसे ही कल के दिन में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके पास नॉन ब्लैक बॉडीज, ठीक है, 2 नॉन ब्लैक बॉडीज के बीच में रेडिएशन हीट एक्सचेंज कैसे निकालोगे, ठीक है, वो भी आपको सारा चीज देखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जैसे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, वहां पे हमको मीडियम की जरूरत पड़ती थी हीट ट्रांसफर के लिए, वहां पे हमको मीडियम की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जैसे कंडक्शन आपने देखा तो भाई कंडक्शन के लिए मीडियम मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, या फिर 2 डायरेक्ट मीडियम विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। वैसे ही जब हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन, वहां पे भी मीडियम की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर, सो रेडिएशन हीट ट्रांसफर में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और भैया एक चीज और समझिए कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो कहां पे होता है? वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में आपके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सो रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए आपके पास कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। सो जहां पे भी आपके पास, कई बार आपके पास, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि आपके पास किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली रेडिएशन में हमारे पास मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। और जहां पे मीडियम प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, इनके बीच में अगर वैक्यूम होगा, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है। अब मीडियम आपके पास क्या हो सकता है भाई? मीडियम आपके पास गैस हो सकती है या फिर इनके बीच में एयर प्रेजेंट हो सकता है। करेक्ट है पॉइंट? तो जब भी हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ते हैं तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर में या रेडिएशन हीट ट्रांसफर को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक जिसमें आपके पास मीडियम पार्टिसिपेट करता है और दूसरा जिसमें मीडियम पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, मीडियम पार्टिसिपेट करता है, मीडियम पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, अगर आपके पास मैं बोलता हूं मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? समझो यहां से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है ना, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी जो यहां से एमिट हो रही है, किस फॉर्म में एमिट हो रही है? तो हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट हो रही है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिकल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपके पास ऑप्टिकल लॉ को फॉलो करता है। और जैसे आपके पास लाइट का आपके पास क्या होती है? स्कैटरिंग होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। सो वैसे ही आपके पास क्या होगा कि भाई अगर आपके पास ये मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन एनर्जी यहां से निकल रहा है बॉडी नंबर 1 से, उसकी स्कैटरिंग होगी। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? मीडियम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो उसकी स्कैटरिंग होगी। ठीक है, वहां पे आपके पास कुछ रेडिएशन एनर्जी को जो मॉलिक्यूल्स है खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर खुद में रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, तो ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। करेक्ट है? तो ये कहां पे पढ़ते हैं हम? पार्टिसिपेटिंग मीडिया, व्हेन मीडिया इज पार्टिसिपेटिंग। करेक्ट है? एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीटेक सिलेबस, ये बीटेक सिलेबस का पार्ट नहीं होता। इवन आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पार्टिसिपेटिंग मीडिया वाले क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज ये आपके पास, ठीक है, जब आप हायर स्टडीज करते हो, मास्टर्स पढ़ते हो एमटेक लेवल पे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जब हम बीटेक लेवल पे या फिर हमारा जो सिलेबस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है, वहां पे जब हम पढ़ते हैं क्या, वहां पे जब हम पढ़ते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर, तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जो मीडियम है, ठीक है, वो मीडियम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास जो मीडियम अगर प्रेजेंट है
ठीक है, मीडियम अगर आपके पास प्रेजेंट है तो भी हम क्या मान के चल रहे हैं कि वहां पे जो रेडिएशन एनर्जी होगी उस रेडिएशन एनर्जी का गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, हम ये मान के चलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझिए। ठीक है, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो कहां पे होता है? बेस्ट पॉसिबल होता है वैक्यूम में। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो मीडियम अगर प्रेजेंट है तो वहां पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और एक चीज और समझिएगा, ठीक है, जब हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात करें, जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो ना 1 से 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में आपके पास क्या हो रहा है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है 3 स्टेजेस में। ठीक है, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर कितने स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस में होता है। जो पहला स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेज। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसका टेम्परेचर कितना है भाई? इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, मतलब इसके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इस ब्लॉक का टेम्परेचर क्या है? इस ब्लॉक का टेम्परेचर T1 है, इसके पास हीट एनर्जी है। और हीट एनर्जी है तो सबसे पहले हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो जो सबसे पहला स्टेप है वहां पे क्या हो रहा है? जो हीट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। नाउ सेकंड स्टेप क्या है भाई? सेकंड स्टेप ये है कि ये जो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा? मीडियम में क्या करेगा? मीडियम में प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, सो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नाउ थर्ड आपके पास क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है, कहां तक पहुंच गया? 2 तक पहुंच गया। और 2 तक पहुंचा, देन फर्दर आपके पास क्या होगा? फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कन्वर्जन होगा किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, सो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कन्वर्जन किसमें? हीट एनर्जी में। करेक्ट है? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होगी मीडियम में, देन उसके बाद क्या होगा? देन आपके पास वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फर्दर जब आपके पास स्ट्राइक करेगा उस ऑब्जेक्ट को, देन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्दर क्या होगा आपके पास? फर्दर आपके पास कन्वर्जन होगा किसमें? हीट एनर्जी में। करेक्ट है? जैसे आप समझिए, जैसे क्या फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास आप रूम है, ठीक है, रूम में आपके पास मान लो आपने हेलोजन लाइट लगा दी है, ठीक है, रूम में आपने हेलोजन लाइट आपने लगा दी है, तो सोचो जो हेलोजन लाइट के पास जो हीट एनर्जी है वो आप तक कैसे पहुंचती है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? क्योंकि जो हेलोजन लाइट है उसका टेम्परेचर हाई है तो वहां पे हीट एनर्जी काफी ज्यादा होगी, देन वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है देन मीडियम में प्रोपोगेट करेगा, मीडियम में आपके पास प्रोपोगेट होके वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, देन आपकी बॉडी को स्ट्राइक करेगा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्दर कन्वर्जन होगा किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, सो जो आपके पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर आपके पास 3 स्टेजेस में होता है। करेक्ट पॉइंट? तो ये आपके पास कुछ बेसिक्स है, किसका? बेसिक्स है आपके पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर का। करेक्ट पॉइंट? तो क्वेश्चन है कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर जितना हमने समझा यहाँ पे, सो फाइनली इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनालिसिस के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं? कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? एक बॉडी जिसका कि टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है कंटिन्यूअसली रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा? ठीक है, वो हम कहां से बताते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि हमारे पास अगर 2 ब्लैक बॉडीज है, ठीक है, 2 ब्लैक बॉडीज है तो उनके बीच में कितना नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज होगा, ये भी हमने सीखा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने वो चीज भी देखी। लेकिन अगर आपके पास नॉन ब्लैक बॉडी है तो कैसे होता है, वो सब बात की बात है। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है, नाउ यहां तक मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। नाउ नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर को। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर को क्योंकि डेप्थ में जाके पढ़ना है। ठीक है, सो कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, जैसे आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा तो आपने फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा, बट आपने देखा था फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हैज अ सर्टेन assumptions। ठीक है, नंबर ऑफ assumptions थे। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ assumptions है वो लिमिटेशंस बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जहां पे assumptions आपने पुट कर दिया और assumption जहां पे फेल हो रहा है उसको आप यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, सो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की। ठीक है, और ये जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी आपको पढ़ना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी आपको पढ़ना है,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपके पास एक स्लैब का भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, एक पाइप का भी प्रॉब्लम आएगा, एक बॉल का भी प्रॉब्लम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये सारा चीज आपको, ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में मिलने वाला है। ओके, ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।